Jai Jinendra all of you. Welcome to the 56th class of CA Inter Auditing and Assurance on our YouTube channel named CA Lavish Purvi. Subscribe the channel if not yet done and also press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Continuing with the previous class, coming to page number 8.8 of the study material. In our previous class, we have discussed a very important topic named factors to be considered for substantive audit procedures or say substantive analytical procedures. So this is very important for your attempt, so kindly learn it. अगर आप लोगों ने ये पिछली क्लास में नहीं करा है तो आप लोग पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, वो जो है वीडियो नंबर 55, फिर इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए. Now the next topic is techniques available as substantive analytical procedures. तो मतलब कि जब ऑडिटर substantive analytical procedures परफॉर्म करेगा तो उसमें वो क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करेगा प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए. तो सबसे पहली टेक्निक क्या आती है? ट्रेंड एनालिसिस. मतलब कि जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं सेल्स का ट्रेंड देखेगा वो कि 10% इंक्रीज़ होता है सेल्स में हर साल. तो ये क्या हो गया? ट्रेंड एनालिसिस. तो अ कॉमनली यूज टेक्निक इज द कंपैरिजन ऑफ करंट डाटा विद द प्रायर पीरियड बैलेंस और विद द ट्रेंड इन 2 और मोर प्रायर पीरियड बैलेंसेज. मतलब या तो प्रायर पीरियड से कंपेयर करें या प्रायर पीरियड से ट्रेंड देखें या फिर 2 और मोर प्रायर पीरियड्स का भी डाटा ले सकता है. वी इवैल्यूएट वेदर द करंट बैलेंस ऑफ द अकाउंट मूव्स इन लाइन विद द ट्रेंड एस्टेब्लिश्ड विद द प्रीवियस बैलेंस. मतलब कि ऑडिटर को अब इवैल्यूएट क्या करना है यहाँ कि जो करंट बैलेंस आ रहा है करंट पीरियड का वो पुराने जो हम लोगों ने एनालिसिस करा है ट्रेंड का उससे एस्टेब्लिश मतलब कि उससे लिंक में तो आ रहा है ना, एकदम सही बैठ रहा है ना. सो और बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर्स डेट में कॉज द अकाउंट टू चेंज. नेक्स्ट टेक्निक इज रेशियो एनालिसिस. अब रेशियो एनालिसिस नॉर्मली वर्ड ही बता रहा है कि यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियोज मतलब जीपी रेशियो हो गया, एनपी रेशियो हो गया, ये चीज़ें. तो रेशियो एनालिसिस इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एसेट एंड लाइबिलिटी अकाउंट एज वेल एज रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट. मतलब कि दोनों चीज़ों को एनालिसिस, एसेट एंड लाइबिलिटीज़ को भी एनालिसिस करने के लिए यूज़ होता है एंड साथ के साथ ही रेवेन्यू एंड एक्सपेंस अकाउंट्स को भी. एन इंडिविजुअल बैलेंस शीट अकाउंट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑन इट्स ओन. मतलब कि अगर हम लोग केवल इंडिविजुअल अकाउंट लेंगे बैलेंस शीट का, जैसे कि से फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ले लेते हैं, तो वो इंडिविजुअली इन्वेंट्री को देख के हम लोग कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं. लेकिन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं. तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि एन इंडिविजुअल बैलेंस शीट अकाउंट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट ऑन इट्स ओन बट इट्स रिलेशनशिप टू अनदर अकाउंट इज ऑफन मोर प्रिडिक्टेबल, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस रिलेटेड टू सेल्स. अब रेशियोज कैन ऑल्सो भी कंपेयर्ड ओवर टाइम और टू द रेशियोज ऑफ सेपरेट एंटिटीज विद इन द ग्रुप. मतलब कि एक ही ग्रुप में बहुत सारी एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड हैं तो उनके रेशियोज को भी हम लोग कंपेयर करके एनालिसिस कर सकते हैं, या फिर पुराने साल से रेशियोज को कंपेयर करके भी हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं. और या फिर रेशियोज ऑफ अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री. मतलब कि जैसे एक ही IT सेक्टर में 2 कंपनीज हैं, उनके रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं. तो उसके बाद ये तो हो गया हमारा रेशियो एनालिसिस. नेक्स्ट टेक्निक इज रीजनेबल टेस्ट. रीजनेबलनेस टेस्ट नाम से मालूम पड़ रहा है कि हम लोग किसी चीज़ की रीजनेबिलिटी देख रहे हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट आ रहा है वो हमारे एंटिटी के हिसाब से रीजनेबल है या नहीं है. हम लोग क्या चीज़ पढ़ रहे हैं आप लोगों को मालूम ही होगा, टेक्निक्स अवेलेबल इन सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कि जब हम लोग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स को लगा रहे हैं तो हम लोग क्या क्या टेक्निक्स लगा सकते हैं. तो अगली टेक्निक आ रही है हमारी रीजनेबलनेस टेस्ट. इसका मतलब क्या होता है, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझें, अगर हम लोग होटल इंडस्ट्री की ऑडिट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग रीजनेबलनेस टेस्ट ऐसे लगा सकते हैं कि हमारा वहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेशियो कितना रहता है. फॉर एग्जांपल हमारे एक वीक के अंदर 10 रूम्स हैं उस होटल के अंदर, 10 रूम्स में से 7 रूम्स एक वीक के अंदर यूजुअली फिल रहते हैं. तो हम लोग उन 7 रूम्स के किराए को मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकते हैं कि हमारा इस वीक के अंदर इतनी इनकम होनी चाहिए. फिर उसको हम लोग हमारी बुक से मैच कर लेंगे. अगर थोड़ा बहुत लगभग सिर्फ थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे आ रहा है तब तो ठीक है. अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है उनके अंदर या फिर ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है तो हम लोग वहाँ पर अपने और डिटेल प्रोसीजर्स लगा सकते हैं. हम लोग एनालिटिकल प्रोसीजर से ये चेक करेंगे कि वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है या नहीं है. अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो हम लोग फिर और दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे. ठीक है. रीजनेबलनेस टेस्ट. अनलाइक ट्रेंड एनालिसिस, दिस एनालिटिकल प्रोसीजर डज नॉट रिलाई ऑन इवेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड्स. ये प्रायर पीरियड्स के इवेंट्स पर नहीं चलता है बट अपॉन नॉन फाइनेंशियल डेटा फॉर द ऑडिट पीरियड अंडर कंसिडरेशन. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 18-19 के अंदर पूरे और ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर होटल्स के अंदर ऑक्यूपेंसी रेट्स कितनी थी होटल के अंदर. ऑक्यूपेंसी रेट्स टू एस्टिमेट रेंटल इनकम और इंटरेस्ट रेट्स टू एस्टिमेट इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस. हम लोग हमारे बैंक के जो हमारे को इंटरेस्ट मिलता है बैंक से सेविंग बैंक पर, वो भी हम लोग क्लाइंट का चेक कर सकते हैं कि उसको जो उसका एवरेज बैलेंस था उसका 4% करने पर इतना आ रहा है, असलियत में बैंक ने इतना ही क्रेडिट किया है कि उसको. ऐसे हम लोग इससे रीजनेबलनेस टेस्ट कर सकते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स की हेल्प से.
These tests are generally more applicable to income statement accounts and certain accrual और prepayment accounts. हम लोग इनको ज़्यादातर बैलेंस शीट आइटम्स पे नहीं लगा सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स पे लगाते हैं. नेक्स्ट टेक्निक आ रही है हमारी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. अ मॉडलिंग टूल कंस्ट्रक्ट्स अ स्टैटिस्टिकल मॉडल फ्रॉम फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑफ प्रायर अकाउंटिंग पीरियड्स टू प्रेडिक्ट करंट अकाउंटिंग बैलेंसेज. हमारे पिछले साल 4-5 सालों का हम लोग सेल्स या फिर परचेजेस का डेटा ले लेंगे, या फिर हम लोग हमारे डेटर्स के क्रेडिबिलिटी का डेटा ले लेंगे और उसको हम लोग अपने रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स की टर्म है ये लीनियर रिग्रेशन, वहाँ पर प्लेस करके हम लोग उससे रिलेशन निकाल सकते हैं कि इस साल हमारा कितना एक्सपेक्टेड है, कितना हमारे को प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, कितनी हमारी सेल्स एक्सपेक्टेड है. ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ये टेक्निक खत्म होती हैं. नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज्ड एज सब्सटेंटिव टेस्ट. अब ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आरटीपी May 20 का भी क्वेश्चन है. तो यहाँ पर बोला है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को हम लोग एज सब्सटेंटिव टेस्ट यूज़ कर रहे हैं. तो मैंने आपको पुरानी क्लास में बताया था कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो हैं वो सारी स्टेजेस पे परफॉर्म हो सकते हैं, मतलब कि प्लानिंग स्टेज पे, एग्जीक्यूशन पे और कंक्लूजन स्टेज पे. लेकिन सब्सटेंटिव टेस्ट का परफॉर्म होते हैं एट द एग्जीक्यूशन स्टेज इन रिस्पॉन्स टू असेस्ड रिस्क. असेस्ड रिस्क कौन सा? जो ऐसे 315 में रिस्क असेस करते हैं, वो वाले रिस्क के रिस्पॉन्स में जो प्रोसीजर्स परफॉर्म होते हैं वो होते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स. तो अब यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर्स को जब ऑडिटर एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, मतलब कि उसे क्या बोला जाएगा? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स, क्योंकि सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स दो तरीके के होते हैं. एक तो क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, जिनको बोलते हैं हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन, और एक होते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, जो कि दो तरीके के होते हैं, जो हमने पुरानी क्लासेस में पढ़े थे. रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं, तो वो वाले प्रोसीजर्स होते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स. तो जब ऑडिटर डिजाइन और परफॉर्म करेगा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब कि रिलेशनशिप्स एंड कंपैरिजंस, आइदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब कि वाउचिंग वेरिफिकेशन के साथ, तो एज सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन अकॉर्डेंस विद ऐसे 330, तो ऑडिटर क्या करेगा उस केस में? 4 पॉइंट्स हैं कि वो कैसे परफॉर्म करेगा. सबसे पहला, डिटरमाइन करेगा सूटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब कि अगर वो किसी असर्शन पे ये अप्लाई करने वाला है प्रोसीजर, तो पहले सूटेबिलिटी देखेगा कि ये प्रोसीजर वो उस असर्शन पे अप्लाई कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, टेकिंग अकाउंट ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. और साथ के साथ ही कंसिडरेशन में क्या लेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कितना था असेस करेगा या करा हुआ है, तो अकॉर्डिंगली उसको कंसिडर करेगा. और दूसरा क्या? टेस्ट ऑफ डिटेल्स, मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन के बेसिस पे अगर कोई रिजल्ट निकला तो उसको भी कंसिडर करेगा. उसके बाद नेक्स्ट जो ऑडिटर कंसीडर करेगा, मतलब कि परफॉर्म करेगा कैसे? सेकंड है इवैल्यूएट द रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा, मतलब कि जिस पे वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाला है उस डाटा की रिलायबिलिटी को इवैल्यूएट करेगा कि वो डाटा रिलायबल है भी कि नहीं है. फ्रॉम विच द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज इज डेवलप्ड, टेकिंग अकाउंट ऑफ सोर्स कंपेरेबिलिटी एंड नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड कंट्रोल ओवर रिस्क प्रिपरेशन, मतलब कि उस जो डाटा है अवेलेबल जो है उस पर कंट्रोल्स क्या है लगाए गए हैं उसकी प्रिपरेशन पे. उसके बाद थर्ड पॉइंट जो कंसीडर करेगा वो क्या? डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट और रेशियोज एंड इवेल्युएट वेदर एक्सपेक्टेशन इज सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई अ मिस स्टेटमेंट, मतलब कि जो डाटा अवेलेबल है उनसे अकॉर्डिंगली वो रेशियोज, एक्सपेक्टेड रेशियोज निकालेगा. एक तरीके से वो एक्सपेक्टेड फिगर्स निकालेगा कि हाँ इस अकाउंट का बैलेंस इतना ही होना चाहिए, मतलब कि अगर वो सेल्स क्वांटिटी वाइज और रेट से मल्टीप्लाई करेगा जो इंडस्ट्री में चल रही है, तो अकॉर्डिंगली उसे पता लग सकता है कि इतनी सेल अमाउंट आना चाहिए था, लेकिन कम ज़्यादा हो रही है, तो अकॉर्डिंगली कहीं गड़बड़ है. तो वो यहाँ पर क्या बोल रहा है? डेवलप करेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज, और फिर इवेल्युएट करेगा कि एक्सपेक्टेशन जो है वो सफिशिएंटली प्रिसाइज है टू आइडेंटिफाई अ मिस स्टेटमेंट डेट इंडिविजुअली और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर मिस स्टेटमेंट, मतलब कि एक मिस स्टेटमेंट या बहुत सारे मिस स्टेटमेंट को एग्रीगेट करें में कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटीरियली मिस स्टेटेड. तो वो मटीरियलिटी लेवल को क्रॉस कर सकते हैं अगर इन सारे मिस स्टेटमेंट्स को हम लोग एग्रीगेट करके देखें तो ये इस पॉइंट को आप लोग अपनी रीजनेबल टेस्ट वाले पॉइंट से भी आप टेक्निक से लिंक करके देख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट जो ऑडिटर कंसीडर करेगा वो क्या? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज डेट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में क्या करा था? एक्सपेक्टेशन या फिर अमाउंट कोई ऐसा सेट करा था कि हाँ इतना होना चाहिए. अब उससे अगर रिकॉर्डेड अमाउंट से डिफरेंस आता है मतलब एक्चुअल में, तो उस केस में ऑडिटर को एक लेवल सेट करना होगा कि इतने तक का डिफरेंस जो होगा वो तो कंसीडर कर लेगा, मतलब कि उस पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर इस लेवल से एक्सीड करेगा तो हाँ उसे उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. जैसे अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आएगा तो उसको ऑडिटर उसको कंसीडर नहीं करेगा, लेकिन अगर 1 लाख का डिफरेंस आ रहा है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड तो ऑडिटर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी. तो ये थे एनालिटिकल प्रोसीजर्स अगर उन्हें यूज़ करेंगे एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट.
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर फॉर अ गिवन असर्शन। क्योंकि हम लोगों ने जो ये ऊपर 4 पॉइंट डिस्कस करे थे, इसमें हम लोगों ने जब एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज अ सब्सटेंटिव टेस्ट यूज़ करेंगे तो उसका पहला पॉइंट ये था कि सबसे पहले उसे सुटेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि उस असर्शन के लिए वो ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगा भी सकता है या नहीं। तो यहाँ पर यही पॉइंट को मेन इम्फेसिस करके अलग से पूरा दे रखा है कि ऑडिटर कैसे सुटेबिलिटी पता करेगा कि हाँ ये प्रोसीजर इस असर्शन के लिए सही है। तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब कि कौन से, जो कि रिलेशनशिप्स और कंपैरिजन एस्टेब्लिश करते हैं, आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन दैट टेंड्स टू बी प्रिडिक्टेबल ओवर टाइम। एक दो ट्रांजेक्शन है या एक दो डाटा दे रखा है, उसके बेसिस पे तो रिलेशनशिप्स और कंपैरिजन एस्टेब्लिश नहीं हो सकते। लार्ज डाटा चाहिए उसके लिए, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स पे एप्लीकेबल है ये। The application of planned analytical procedure is based on the expectation that relationship among डाटा एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू। मतलब कि हम लोगों ने जब प्लानिंग स्टेज पे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हमें ये वाला एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है, तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये किस पे बेस्ड थी, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी उस डाटा में और साथ के साथ ही वो कंटिन्यू कर रही है ओवर टाइम, ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन अगर चेंज हो गया तो उस केस में हम लोग वो वाले प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। हाउएवर सुटेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर डिपेंड अपॉन द ऑडिटर असेसमेंट ऑफ हाउ इफेक्टिवली इट विल बी इन डिटेक्टिंग मिस स्टेटमेंट। क्योंकि हम लोग ये जो प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं ये मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए ही परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। तो जो सुटेबिलिटी है पर्टिकुलर एनालिटिकल प्रोसीजर्स की वो डिपेंड किस पे करेगी, ऑडिटर के असेसमेंट पे कि ये जो प्रोसीजर है वो कितना इफेक्टिवली अपना मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट कर सकता है। दैट इंडिविजुअली मिस स्टेटमेंट कौन सा, इंडिविजुअल मिस स्टेटमेंट भी और एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट भी जो कि मटीरियलिटी लेवल को एक्सीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्योंकि हर एक प्रोसीजर सेम एश्योरेंस लेवल तो प्रोवाइड नहीं करता। तो एनालिटिकल प्रोसीजर जैसे कि प्रिडिक्शन ऑफ टोटल रेंटल इनकम हो गया, बिल्डिंग, ये सब मतलब कि एग्जांपल दे रखा है कि एक रियल एस्टेट का एग्जांपल देते हैं कि फ्लैट्स इतने बन रहे हैं और रेट इतनी चल रही है तो रेवेन्यू कितना आना चाहिए, ये प्रिडिक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है प्रिडिक्शन, जो हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली कि इतना सेल होना चाहिए, कैन प्रोवाइड अ परसुएसिव एविडेंस एंड में एलिमिनेट द नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन बाय मीन्स ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। तो मतलब कि यहाँ पर यही प्रोसीजर अपन को एश्योरेंस प्रोवाइड करा, तो हम लोगों को टेस्ट ऑफ डिटेल्स या कह सकते हैं वाउचिंग वेरिफिकेशन, एक एक बिल को चेक करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही बोला है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स डिफरेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ द सुटेबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मतलब कि हम लोग ये जो डिसाइड कर रहे हैं कि ये वाला एनालिटिकल प्रोसीजर सुटेबल है इस चीज़ के लिए, ये मतलब कि इन्फ्लुएंस किस चीज़ से होता है, नेचर ऑफ द असर्शन, मतलब कि जिस पे जो प्रोसीजर अप्लाई होने वाला है उसका नेचर क्या है, और साथ के साथ ही ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। उसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखे, नॉर्मल से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब कि ऑडिटर को कितना रिलाय करना है इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे। तो रिलायबिलिटी जो होती है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स सोर्स एंड नेचर एंड इज डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच इज ऑब्टेन। क्योंकि डाटा पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, तो डाटा की रिलायबिलिटी कैसे पता लगती है, मतलब कि किससे इन्फ्लुएंस होती है, सोर्स से, नेचर से और सर्कमस्टेंसेज जिसमें वो डाटा ऑब्टेन करा गया है। तो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग थिंग्स आर रेलेवेंट जब ऑडिटर डिटरमाइन कर रहा है कि वो डाटा जो है अवेलेबल वो रिलायबल है कि नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। मतलब कि अगर डाटा की रिलायबिलिटी पता लग जाए तो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स की भी रिलायबिलिटी पता लग सकती है। तो सबसे पहला जो कि रेलेवेंट है जब वो डिटरमाइन कर रहा होगा रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, पहला क्या, सोर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, जो इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स क्या है। इन्फॉर्मेशन में भी मोर रिलायबल जब अगर वो ऑब्टेन होगी फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द एंटिटी, मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से अगर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन होगी तो ज़्यादा रिलायबल होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो ऑडिटर को कंसिडर करना है, कंपेरेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब कि वो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो कंपेरेबल भी है कि नहीं है। उसके बाद थर्ड वन इज नेचर एंड द रेलेवेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, मतलब कि जो ऑडिटर के पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसका नेचर, साथ के साथ ही वो इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं है। फोर्थ वन इज कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज डिजाइंड टू इंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड वैलिडिटी, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है तो उस पर जो कंट्रोल्स लगे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं है। डाटा डिज़ाइन मतलब कि वो जो कंट्रोल्स उस इन्फॉर्मेशन पे लगे हैं वो डिज़ाइन होने चाहिए टू इंश्योर इट्स कंप्लीटनेस, कि वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो और साथ के साथ ही वैलिड हो।
तो ये चीज़ें ऑडिटर को कंसीडर करनी पड़ेंगी, उसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएगा कि डाटा रिलायबल है कि नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको कितना रिलायंस एनालिटिकल प्रोसीजर्स पे प्लेस करना है। तो ऑडिटर में कंसीडर टेस्टिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इफ एनी ओवर द एंटिटीज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर इन रिस्पॉन्सेज टू असेस रिस्क। मतलब कि क्या बोल रहा है कि ऑडिटर को कंसीडर करना पड़ेगा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स जो कि एंटिटी में एस्टेब्लिश्ड है, एंटिटी ने खुद ने, मैनेजमेंट ने खुद ने कंट्रोल्स जो लगा रखे हैं, इफ एनी ओवर द एंटिटीज प्रिपरेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन जिस पे उसको रिलाय करना है और फिर वो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, उस पर जो कंट्रोल्स लग रहे हैं उसकी प्रिपरेशन पे ऑडिटर को उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंसीडर करनी पड़ेगी इसके लिए। तो उसके बाद लिखा है कि व्हेन सच कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, अगर वो जो कंट्रोल्स उसकी प्रिपरेशन पे लगे इन्फॉर्मेशन की वो इफेक्टिव है, तो ऑडिटर जनरली हैज़ ग्रेटर कॉन्फिडेंस इन द रिलायबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन एंड देयरफॉर रिजल्ट्स ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर पे भी वो ज़्यादा रिलाई कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स ओवर द नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में ऑफन बी टेस्टेड इन कंजक्शन विद द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। मतलब कि कभी कभी हमारे लिए नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी रेलेवेंट हो जाती है, तो उस केस में हम लोगों को कंट्रोल्स ओवर दिस नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रेलेवेंट फॉर द ऑडिटर, और इसके लिए उसको भी टेस्ट करने, उसको भी मतलब कि नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे जो कंट्रोल्स है उसको भी ऑडिटर टेस्ट करता है थ्रू वाइल परफॉर्मिंग द अदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। तो यहाँ पर नॉर्मल से ये 4 पॉइंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट तो ऐसे नहीं है क्योंकि नवंबर 19 में आ चुका है, लेकिन फिर भी आपको इन्हें याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। ये आपके अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट हम लोगों ने पुराने चैप्टर्स में भी देखा था कि मटीरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रायर टू ऑडिट, उसका रिस्क कितना है। तो मैटर्स जो कि रेलेवेंट है फॉर ऑडिटर इवेल्युएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशंस कैन बी डेवलप सफिशिएंटली प्रिसाइज टू आइडेंटिफाई अ मिसस्टेटमेंट डेट when aggregated with other misstatement may cause the financial statement to be material misstated includes। मतलब कि ऑडिटर के लिए क्या रेलेवेंट है इवेल्युएट करते समय कि मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहला क्या, एक्यूरेसी विद विच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी प्रिडिक्टेड। मतलब कि जो हम लोगों ने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स जो हैं वो कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर उनको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसका मतलब रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट कम है। उसके बाद दूसरा, डिग्री टू विच द इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड। मतलब मैंने आपको कल डिसएग्रीगेटेड का एग्जांपल दिया था कि इन्वेंट्री जो है उसका डिसएग्रीगेशन क्या होगा, फिनिश गुड्स हो गया, WIP हो गया या रॉ मटेरियल हो गया। तो डिग्री टू विच इन्फॉर्मेशन कैन बी डिसएग्रीगेटेड, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिसपे ऑडिटर को ऑडिट एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने, वो इन्फॉर्मेशन कितना डिसएग्रीगेट हो सकती है उसको देखना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली फिर पता लगेगा अगर वो डिसएग्रीगेट नहीं हो पा रही तो ऑडिटर ज़्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट नहीं कर सकता, तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क के चांसेस। उसके बाद थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। मतलब कि ऑडिटर के पास केवल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉन फाइनेंशियल नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत नॉन फाइनेंशियल के भी है, तो इस केस में यहाँ पर मटीरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट डिपेंड करेगा किस पे, अवेलेबिलिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। आपके अटेम्प्ट में डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द मैटर्स विच आर रेलेवेंट टू द ऑडिटर्स इवैल्यूएशन ऑफ वेदर द एक्सपेक्टेशन कैन बी डेवलप्ड सफिशिएंटली प्रिसाइजली टू आइडेंटिफाई मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो अपन को वो फैक्टर्स बताने हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, 3 नंबर का बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगा कि किस टॉपिक से उठ के क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब हम लोगों ने ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया, एविडेंस कलेक्ट कर लिया है, या फिर हम लोगों ने कंक्लूजन्स भी निकाल लिए। अब जो हमारे रिजल्ट्स आए उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के, उनमें अगर डिफरेंसेस आए तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो अगर इफ एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एज पर SA 520 आइडेंटिफाइंग फ्लक्चुएशंस और रिलेशनशिप्स डेट आर इनकंसिस्टेंट विद अदर इन्फॉर्मेशन और डेट डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। ये डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज बाय सिग्निफिकेंट अमाउंट हम लोगों ने ऊपर पॉइंट्स में पढ़ा था कि वो लेवल सेट करता है और उससे डिफरेंस एक लेवल सेट करता है कि उससे ऊपर का अमाउंट है उसको ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा डिफरेंस को। और या फिर रिलेशनशिप्स आर इनकंसिस्टेंट विद अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन डेट आर अवेलेबल विद द ऑडिटर। तो उस केस में ऑडिटर क्या करेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा उन डिफरेंसेस की। कैसे करेगा, सबसे पहला इंक्वायरी करेगा विद द मैनेजमेंट और ऑब्टेन करेगा अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज। मतलब कि मैनेजमेंट से इंक्वायरी तो करेगा लेकिन जो मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है उससे रिलेटेड भी वो अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा।
नेक्स्ट वो क्या करेगा, परफॉर्मिंग अदर ऑडिट प्रोसीजर्स एज नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेस। अब इस रिजल्ट को सपोर्ट करने के लिए, इस रिजल्ट को फर्दर वो करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अदर ऑडिट प्रोसीजर्स भी परफॉर्म करेगा जो सर्कमस्टांसेस में रेलेवेंट लगेंगे उसे या नेसेसरी लगेंगे। तो यहाँ पर ये तो हो गया इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब ये तो हम लोगों का एग्जीक्यूशन स्टेज का एनालिटिकल प्रोसीजर पार्ट खत्म हुआ, और 3 स्टेज पे होता है। प्लानिंग स्टेज का हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ लिया, इतना सारा हम लोगों ने जो पढ़ा वो एग्जीक्यूशन स्टेज का था। अब थर्ड वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स डेट असिस्ट व्हेन फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन, मतलब कि कंक्लूजन स्टेज पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म होंगे। तो कंक्लूजन स्टेज पे जब उसको जो कंक्लूजन दे रहा है उससे रिलेटेड अगर उसे ऑडिट एविडेंस चाहिए तो भी उसको एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके ही वो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन कर सकता है जो कि उस कंक्लूजन को सपोर्ट करेंगे। तो द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो कि डिजाइन एंड परफॉर्म करे गए इन अकॉर्डेंस विद आर इंटेंडेड टू कोलैबोरेट, मतलब कि कन्फर्म या फिर कंटिन्यू कंक्लूजन्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल द ऑडिट ऑफ द इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब कि वो जो उसको एविडेंस मिले हैं या फिर उसने जो प्रोसीजर परफॉर्म करे उससे रिलेटेड उसे इन्फॉर्मेशन मिली है उसको सपोर्ट करने के लिए एविडेंस कहाँ से मिलेंगे, इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके। दिस असिस्ट द ऑडिटर टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन्स ऑन विच टू बेस द ऑडिटर्स ओपिनियन, मतलब कि इससे क्या होता है, ऑडिटर रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ कर सकता है जिसके बेसिस पे वो अपना ऑडिट ओपिनियन देगा। तो स्टूडेंट्स में नोट दैट एनालिटिकल प्रोसीजर्स असिस्टिंग फॉर द फॉर्मिंग एन ओवरऑल कंक्लूजन विल बी डिस्कस डिटेल एट द फाइनल लेवल। तो ठीक है, आपके लिए इतना ही रेलेवेंट था, लेकिन ऑलमोस्ट पूरा पार्ट कवर हो चुका है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कंसिडरेशंस स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ के अंदर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी रहती है कि हम लोग कुछ चीज़ों को, डेटा को हम लोग किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मोनोपोली वाली बात आ जाती है। IRCTC जैसे कंपनी है, वो एक सेपरेट अलग ही एंटिटी जिसका कोई कॉम्पिटिटर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इंडस्ट्री डेटा से उसके डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ ऐसी होती है जिनके लिए हमारे को कुछ और अलग कंसिडरेशंस लगाने पड़ते हैं। यहाँ पर यही बातें आ रही हैं। ये RTP नवंबर 18 में जो येलो करी हुई लाइन है, ये आपके पेपर में आई थी। The relationships between individual financial statements in items traditionally covered in the audit of business entities may not always be relevant in the audit of government or other नॉन बिजनेस पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, इन मैनी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ देयर में भी लिटिल डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज हो सकती हैं जहाँ पर रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का कोई लिंक ही नहीं हो, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट सेंक्शन करती हैं। इन एडिशन, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ असेट्स मे नॉट बी कैपिटलाइज्ड, देयर में भी नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेंट्रीज एंड फिक्स्ड असेट्स। कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता इन्वेंट्रीज और फिक्स्ड असेट्स के अंदर। एंड द अमाउंट ऑफ दोज असेट्स रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि पिछले साल इतनी इन्वेंट्री थी, इस साल इतनी इन्वेंट्री हो गई, तो कोई रिलेशनशिप हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ऑल्सो इंडस्ट्री डेटा फॉर स्टैटिस्टिक्स फॉर कंपैरेटिव पर्पज में नॉट बी अवेलेबल इन द पब्लिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल IRCTC का एक हमने एग्जांपल ले लिया। हाउएवर अदर रिलेशनशिप्स में भी रेलेवेंट। अब आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये देना है कि और कौन कौन से रिलेशनशिप्स हैं जो कि रेलेवेंट होंगे। फॉर एग्जांपल वेरिएशंस इन द कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। पिछले साल NHAI की या फिर कोई सा भी पब्लिक डिपार्टमेंट की कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन कितनी आ रही थी, इस साल कॉस्ट ऑफ किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन कितनी आ रही है। हम लोग इन्फ्लेशन से उसका इफेक्ट हटाकर देखेंगे कि ज़्यादा तो कॉस्ट नहीं बढ़ गई है। या फिर द नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्वायर्ड कंपेयर्ड विद व्हीकल्स रिटायर्ड, कितने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कितने व्हीकल्स एक्वायर किए गए हैं गवर्नमेंट एंटिटीज़ में और कितने व्हीकल्स रिटायर किए गए हैं, मतलब उनको हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा अलग चलता है। पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ में कुछ कंसिडरेशंस ऐसे होते हैं, तो आपके पेपर में पूछा जा सकता है 2-3 नंबर के लिए क्वेश्चन। यहाँ पर अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू आर लाइकिंग these videos. Subscribe the channel if not yet done and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Study hard and make your parents feel proud. Jai Jinendra.